G20 अब खत्म हो चुका है। हमने G20 के सक्सेस के बारे में भी बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो G20 में लिए गए और वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। अब जब G20 खत्म हो गया है तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि रशिया के साथ इतने अच्छे कनेक्शंस होने के बाद भी रशिया इंडिया में G20 अटेंड करने क्यों नहीं आया। आखिरकार पुतिन क्यों नहीं G20 के पार्ट बने। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूं कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से पुतिन ने G20 को अटेंड नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल भी पुतिन ने G20 की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था जो कि बाली में हुई थी। अब क्या रीजन था इसके पीछे, ये जानते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, साथ में सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्यों G20 अटेंड नहीं किया। आप सभी जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर चल रहा था। वो अभी भी चल रहा है और कोई भी नहीं जानता कि वो वॉर कब तक कंटिन्यू होगा। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये ट्वीट करके बताया था कि वहां चल रहे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के चलते वो G20 समिट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि यूक्रेन के साथ चल रहे वॉर को देखते हुए वो कहीं भी अपने कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहते, वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से उनकी कंट्री को इफेक्ट हो। लेकिन अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि उनके ऊपर एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट चल रहा है। तो क्या एक ये भी रीजन था उनके इंडिया ना आने का। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये था क्या, उनके ऊपर ये वारंट आया कैसे और ये वारंट किसने लगाया। अब सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में भी एक ब्रिक्स समिट हुआ था, वहां पर भी रशिया अटेंड नहीं कर पाया था। वो क्यों? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट चल रहा है जो कि कौन इशू करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि आईसीसी के अंडर आती हैं। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की तो वो आईसीसी का पार्ट है। अगर पुतिन वहां पर जाकर समिट अटेंड करते तो साउथ अफ्रीका के ऊपर एक प्रेशर बनता उनको अरेस्ट करने का। अब मैं बात करूं रशिया और यूक्रेन और इंडिया की भी, तो वो आईसीसी का पार्ट नहीं है। वहां पर उनको कोई भी प्रेशर नहीं होता किसी को भी अरेस्ट करने का। अब आप बोलोगे कि क्या आईसीसी डायरेक्ट अरेस्ट करता है? मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आईसीसी बेसिकली है क्या, उनका अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है और कौन से सेक्शन के अंडर पुतिन के ऊपर ये वारंट इशू किया गया था। आईसीसी बेसिकली एक ऐसा पहला कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सारे केसेस को हैंडल करता है जो कि वॉर से रिलेटेड होते हैं, वॉर क्राइम से रिलेटेड होते हैं और ऐसी तरीके से सारी चीजें इसमें मैनेज की जाती हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आईसीसी कभी भी सेल्फ अरेस्ट नहीं करता क्योंकि उनकी कोई ऐसी टीम नहीं होती। अरेस्ट करने के लिए वो सभी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होता है जो कि आईसीसी रिलेटेड कंट्रीज होती हैं। अब इसमें यह भी होता है कि आईसीसी सिर्फ वारंट इशू कर सकता है और जो कंट्री आईसीसी से रिलेटेड है यानी कि आईसीसी के अंडर आती है तो उस कंट्री पे वो प्रेशर बना सकता है उस बंदे को या फिर उस इंसान को अरेस्ट करने के लिए। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बयान को अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि वॉर के दौरान यानी कि वॉर के टाइम पर बहुत सारे ऐसे क्राइम किए गए जिसकी वजह से ये वारंट इशू हुआ है। सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने बच्चों का किडनैप किया, उनको डिपोर्ट किया और वहां से उनको यूज किया। लेकिन अगर हम वहीं व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जितने भी एलिगेशंस हैं सब झूठे हैं और इस वारंट को उन्होंने सिर्फ एक टॉयलेट पेपर से कंपेयर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वारंट है ना उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि उनके ऊपर क्या ऐसा एलिगेशन लगा जिसकी वजह से इतना बड़ा वारंट उनके ऊपर इशू हो गया। उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि करीब 16,221 बच्चों को उन्होंने
जबरदस्ती किडनैप किया और उसके बाद उन्हें रूस डिपोर्ट कर दिया। साथ में उन्होंने यही नहीं, एक और एलिगेशन लगा है जिसमें ये लिखा है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त भी किया गया है। अब अगर मैं बात करूं वहां के प्रेसिडेंट के गिरफ्तार होने की यानी कि अरेस्ट होने की, तो वो चांसेस अभी जीरो ही हो सकते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ऐसी कंट्रीज हैं जो आईसीसी के अंडर आती ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आईसीसी में जो कंट्रीज नहीं होती हैं वो उनको प्रेशर नहीं दे सकते अरेस्ट करने के लिए। एक और मैं आपको चीज बताती हूँ कि जो आईसीसी है ना, वो एक बंदे के ऊपर या फिर सिर्फ एक पर्सन के ऊपर ही केस चलाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी कंट्री के ऊपर केस चलाएगी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल पर केस चलाएगी। तो ऐसे में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट होना तो मुश्किल है। अब बात ये आती है कि क्या वो इसी डर से इंडिया नहीं आए या फिर उनको बाकी सारी कंट्रीज के एलिगेशंस का भी डर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूक्रेन के वॉर के टाइम पर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर और भी सारी कंट्रीज के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे। अब ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पुतिन इंडिया नहीं आए और उन्होंने G20 समिट नहीं अटेंड किया। क्यों? क्योंकि G20 में जितने भी कंट्रीज के लीडर्स आने थे ना, उनमें से बहुत से लीडर्स ने उन पर एलिगेशंस लगाए थे और उनका ये कहना था कि वो किसी भी सेफ्टी रीजन की वजह से G20 नहीं आ सकते। साथ में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि उनका एक ये भी रीजन हो सकता है कि वो किसी भी लीडर को फेस टू फेस सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो फेस टू फेस सामना करते, फेस ऑफ करते, तो उनके ऊपर और भी सारी सिक्योरिटी इश्यूज या फिर एलिगेशंस लग सकते थे। अब बात आती है कि क्या इंडिया पे ऐसा कोई असर पड़ा उनके ना आने से? तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी के होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया G20 के बाद। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए जो इंडियन इकोनॉमी को नंबर 1 इकोनॉमी बना सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो। अब अगर मैं बात करूं इंडिया और रशिया के कनेक्शंस की, तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। पहले से ही हमारे कनेक्शंस काफी ज्यादा अच्छे थे उस कंट्री के साथ, लेकिन अब रशिया खुद स्टेप फॉरवर्ड होकर इंडिया के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाह रहा है। क्यों? एक तो वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, साथ में अब इंडिया भी एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुकी है कि सारी कंट्रीज ना अब इंडिया के साथ कनेक्शंस बनाना चाहती है। अब वो कैसे? पहले तो सबसे पहला ये डिसीजन लिया गया कि अब ई वीजा इंडियन सिटीजन्स के लिए चल जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है सभी इंडियंस के लिए और बहुत ही इजी कर दिया गया। साथ में उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि अब फ्री वीजा किया जाए, कोई भी वीजा सिस्टम नहीं रहेगा। ग्रुप ऑफ 5 पीपल बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हो कि किस तरीके से रशिया स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है इंडिया के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने में। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट G20 में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के साथ रशिया के कनेक्शंस अच्छे हैं और शायद आगे और भी अच्छे हो जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना।